क्वेश्चन नंबर 10 के अनुसार चाइल्ड सेंटर्ड यानी बाल केंद्रित शिक्षा, जिसपे बात प्रोग्रेसिव एजुकेशन, प्रगतिशील शिक्षा, लर्निंग बाय डूइंग, जॉन डुईस की बात भी कर रहे हैं। अगर हम बात करें आपके फ्रेडरिक फ्रॉबेल से लेके मॉन्टेसरी तक सब चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की पैरवी करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन आपके सामने मतलब क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 और कहता है, ये बहुत नया टाइप है इस बार के सीटेट के एग्जाम में, ऑनलाइन एग्जाम में। एक तो कथन दिया हुआ है असर्टिव और रीजन दिया हुआ है, यानी इसका तर्क दिया है। यानी एक तो है कथन, इसको पढ़ना है, फिर इस कथन का तर्क क्या है उसको पढ़ना है। दोनों सही हैं, दोनों में से कोई एक सही है या दोनों गलत हैं, ये संभावनाएं होती हैं, तो उसको ध्यान में रखना है। असर्शन है, इन द क्लासरूम्स बॉयज हैव द पोटेंशियल टू परफॉर्म मच बेटर देन द गर्ल्स इन मैथमेटिक्स एंड साइंस। यानी कक्षाओं में लड़के गणित व विज्ञान में लड़कियों से कहीं बेहतर प्रदर्शन करने की क्षमता रखते हैं। मतलब ये कहा गया है, ये स्टेटमेंट दिया है कि लड़के तो अच्छे होते हैं गणित और साइंस में लड़कियों से। आज ही हम जेंडर का टॉपिक कर रहे थे और यूट्यूब पे भी आपने देखा होगा, मैंने पहले कराया है। ये बात बिल्कुल सिरे से गलत है। ऐसा कोई भी ये फैक्ट नहीं है कि लड़के अच्छे होंगे गणित में और साइंस में। अगर हैं तो इसका मतलब उनको एनवायरनमेंट ज्यादा अच्छा दिया गया है या कोई और रीजन हो सकता है, इंडिविजुअल डिफरेंस का मामला हो सकता है, पर्सनल प्रेफरेंस का मामला हो सकता है। जरूरी नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि लड़कियां सारी खराब हैं गणित में। नहीं तो हम शकुंतला देवी का नाम नहीं सुनते, मूवी भी बनी है, उन पे देख लीजिएगा कभी। आर फॉर रीजन, यानी इसका रीजन क्या दे रहे हैं सुनिए जरा। भाई हर किसी का तो अपना रीजन ही होता है ना, जो इंसान गलत भी कर रहा है उसकी भी अपनी रीजनिंग है, चोरी करने वाले की भी रीजनिंग होगी अपने पास रखी हुई। तो रीजन की अगर हम बात करें तो रीजन है मैथमेटिकल रीजनिंग एंड साइंटिफिक एबिलिटी कम नेचुरली टू बॉयज देन गर्ल्स। कि भैया लड़कों में लड़कियों की अपेक्षा गणितीय तर्क व वैज्ञानिक क्षमताएं सहज रूप से मौजूद होती, नेचुरली, भगवान की देन। ऐसा नहीं होता है ना, कोई भगवान की देन नहीं होती। ठीक, ये इंटरेस्ट का मामला है और एनवायरमेंट का मामला है। तो ये दोनों ही बातें बिल्कुल सिरे से नकारेंगे हम इनको। और अगर आप नहीं नकारेंगे तो नंबर तो आपको मिलेगा ही नहीं, वैसे भी आप जीवन में खराब स्थिति में जाएंगे। तो बोथ ए एंड आर फॉल्स, दोनों ही बातें गलत हैं। ना तो ये स्टेटमेंट सही है ना इसका रीजन सही है। ठीक, तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगर दोनों में से कोई एक भी सही होता तो हम बाकी ऑप्शंस के साथ जाते। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है। इस पे मैं एक कंप्लीट वीडियो 1 घंटे से ज्यादा का बना चुकी हूँ, वो सेशन यूट्यूब पर भी है, तो आप उसको देख लीजिए एक बार। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एनईपी किस चीज पर जोर देती है, बच्चे की भलाई पे देगी, ऐसा तो है नहीं कुछ अगेंस्ट चली जाएगी बच्चे के। तो फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द करिकुलम, हाँ अच्छी बात है, लचीलापन होना चाहिए करिकुलम में, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। स्टैंडर्डाइजेशन के जमाने जा चुके हैं। स्टैंडर्डाइजेशन यानी मानकीकृत, मानकीकृत नहीं, हमें डिफरेंशिएटेड चाहिए जिसमें हम बच्चे को ध्यान में रख सकें, उसके इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रख सकें। स्टैंडर्डाइजेशन में क्या होता है, मानकीकरण के चक्कर में हम बच्चे की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को भूल जाते हैं। ये भूल जाते हैं कि बच्चे अलग अलग ढंग से सीख सकते हैं। हम सबके लिए एक ही जैसा पेपर बनाते हैं और सबको एक ही डंडे से हाँकने का प्रयास करते हैं, तो ये तो गड़बड़ है। पाठ्य पुस्तकों का गैर संदर्भीकरण यानी डी कॉन्टेक्चुअलाइजेशन ऑफ टेक्स्ट बुक्स, यानी ऐसी टेक्स्ट बुक लिख दो जिससे बच्चा कनेक्ट ही ना करे, जो बच्चे के जीवन से दूर दूर तक संबंधित ना हो, है ना। बच्चा दिल्ली से है और आप केरला की बात कर रहे हैं, है ना, या फिर चलो केरला तक तो फिर भी ठीक था, वो जान जाएगा कि वहां क्या चल रहा था, लेकिन बच्चे के एनवायरमेंट से रिलेटेड कुछ है ही नहीं, वो कनेक्ट ही नहीं कर पाता खुद को, तो प्रॉब्लम है। इसीलिए हम अलग अलग राज्य की अलग अलग चीजों के आप देखते हैं, अगर ईवीएस भी पढ़ेंगे तो उसमें तरह तरह की कहानियां हैं, जिससे उसमें डाइवर्सिटी है, ताकि कॉन्टेक्स्ट से जुड़े वो अलग अलग बच्चों के। रोट मेमोराइजेशन पे तो रटने पे फोकस नहीं करना, मीनिंगफुल लर्निंग, अर्थ निर्माण पे फोकस करना है जो उसके जीवन से जुड़े। तो फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द करिकुलम इज द राइट आंसर। पाठ्यचर्या का लचीलापन यानी अलग अलग तरह की एक्टिविटीज हो, अलग अलग बच्चों के इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड, एटीट्यूड को ध्यान में रखा जाए, तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। वैसे भी जीवन में फ्लेक्सिबिलिटी से काम चलेगा, रिजिडिटी से नहीं चलेगा। कठोर नहीं होना, नहीं तो टूट जाएंगे आप, है ना, सुना होगा आपने वो लक्कड़। फ्लेक्सिबिलिटी से जीवन चल जाएगा अच्छा। तो 12th का ए, द फोकस असेसमेंट शुड बी ऑन, यानी मूल्यांकन का केंद्र जो है वो क्या होना चाहिए, आकलन का केंद्र क्या होना चाहिए। सेंटर में किसको रखें जब आप बच्चे को टेस्ट करें, तो सिंपल सी बात ये कही है। पानी पियेंगे, रहने दीजिए, आप अपने यहां से पी लीजिए, मैं यहां से पी लेती हूँ। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा एक बार। तुम्हें पीना है? नहीं मिलेगा, ले लो, जाओ ऐश करो यार, बहुत बड़ा दिल है मेरा, पानी तो ऐसे ही बांट देती हूँ। देखो एक बार, अपनी बॉटल लेके नहीं बैठती हो। द फोकस असेसमेंट शुड बी ऑन, यानी जब आप आकलन कर रहे हैं तो फोकस किस चीज पे होना चाहिए, बताइएगा। पहला ऑप्शन है रिफ्लेक्टिंग व्हाट ऑल द लर्नर्स कैन नॉट डू, यानी अधिगम करता क्या नहीं कर सकता, इसका चित्रण करना। क्या नहीं कर सकता पे फोकस करेंगे आप, रिफ्लेक्ट सिर्फ इस चीज पे करेंगे, क्या नहीं कर सकता बच्चा, कैसे कर सकता है, क्या कर सकता है, पोटेंशियल पे फोकस करना है हमें। बी ऑप्शन है स्पेसिफाइंग द परफॉर्मेंस ऑफ द लर्नर्स इन कंपैरिजन टू द अदर्स इन क्लास,
अगर आप दूसरे बच्चों से बच्चे को कंपेयर करेंगे तो ये उसके लिए नकारात्मक साबित होगा। आप बच्चे की आज की परफॉर्मेंस को उसकी कल की परफॉर्मेंस से कंपेयर कीजिए कि बेटा तुम 2 महीने पहले ऐसे थे, आज ऐसे हो। अच्छे हुए हो तो बहुत अच्छी बात है, और अच्छे बनो। नहीं हुए हो तो तुमको अपने आप से इंस्पायर होने की जरूरत है, ठीक है ना। लेबलिंग द चाइल्ड इनटू अ नॉर्मेटिव कैटेगरी, यानी बच्चे को आप लेबल नहीं कर सकते, उस पर ठप्पा नहीं लगा सकते, कोई नहीं होते आप उस पर ठप्पा लगाने वाले, हर बच्चा अलग है। डिटेलिंग व्हाट एंड हाउ द लर्नर हैज बीन लर्निंग, ये जरूरी है। आप आकलन इसलिए कर रहे हैं, आप बच्चे को जांच इसलिए रहे हैं कि आप ये देख पाएं कि बच्चा क्या और कैसे सीखता है, ताकि उसको आप और अच्छा सिखा पाएं और मजेदार सिखा पाएं आप उसको, है ना, उसके पोटेंशियल के अकॉर्डिंग उसको आगे लेकर के जा पाए। नोट्स जल्दी डलवा देंगे, आज टेंशन मत लो। बहुत बढ़िया सौरभ, ग्रेट। चलिए आगे बढ़ेंगे। हाँ लिखा तो हुआ है 17 दिसंबर का है, 17 जनवरी का सेट है, ऐसा थोड़ी कोई चोरी करके हम आपको झूठे झूठे क्वेश्चन करा देंगे। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टराइज अ सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम दैट केटर्स टू द नीड ऑफ इंडिविजुअल चिल्ड्रन, यानी निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक सामाजिक रचनावादी कक्षा कक्ष में जिसमें बच्चों की व्यक्तिगत जरूरतों का ध्यान रखा जाता है, यानी ये एक तरह से आइडियलिस्टिक क्लासरूम है, आइडियल क्लासरूम है, आइडियलिस्टिक नहीं कहेंगे, आइडियल है, मतलब ऐसा हम चाहते हैं कि हर क्लासरूम ऐसा हो। कैसा? जहां पे बच्चे सामाजिक रचनावादी दृष्टि से सीख रहे हो, बच्चे ग्रुप्स में सीख रहे हो, एक दूसरे की इंडिविजुअल नीड का ध्यान रखा जाए, बच्चों की अलग अलग ढंग से सिखाया जा रहा हो। इस केस में कौन सा ऑप्शन सही है? फिक्स्ड सीटिंग अरेंजमेंट, यानी बच्चा एक जगह से हिल भी नहीं सकता, तो ये तो कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम नहीं हुआ। रचनावाद तो बच्चा एक्टिव होगा ना क्लासरूम में, ठीक है ना चरणजीत। फिर आता है बी ऑप्शन, टीचर गिविंग ओनली इंस्ट्रक्शंस एंड एक्सपेक्टिंग द चिल्ड्रन टू बी टोटली ओबीडियंट। अब ये तो टीचर सेंटर्ड क्लासरूम हो गए दोनों ही। चाइल्ड सेंटर्ड कौन सा होगा? एक तो देखो रचनावाद में जिसपे एनसीएफ भी बेस्ड है आपका, एनसीएफ जो है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005, किस पे बेस्ड है? कंस्ट्रक्टिविज्म पर, रचनावाद पर। और रचनावाद ये कहता है कि बच्चे का एक्टिव होना जरूरी है, बच्चे का कंस्ट्रक्टिव होना, नाम से ही लिखा हुआ कंस्ट्रक्टिविज्म यानी रचनावाद, बच्चा रचना करेगा, ज्ञान का सृजन करने की क्षमता बच्चे में है, ऐसा पियाजे वाइगोस्की दोनों मानेंगे। तो ये बात भी गलत हो गई। मेमोराइजेशन तो मतलब रटने पे फोकस कर दिया आपने, बच्चा जहां एक्टिव होगा वो बेस्ट ऑप्शन है। चिल्ड्रन डिस्कसिंग व्हाइल वर्किंग इन ग्रुप्स, यानी बच्चों का आपस में चर्चा करते हुए समूह में कार्य करना, इससे पता चलेगा कि जो क्लासरूम है वो सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम है, बच्चे एक्टिविटी कर रहे हैं। और समाज का मतलब क्या? बच्चों के लिए ग्रुप में सीख रहे हैं, ठीक है ना। तो डी ऑप्शन इज द बेस्ट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है जरा समझेंगे, मजे लेके क्वेश्चंस करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्रोप्रिएट क्वेश्चन टू असेस क्रिटिकल थिंकिंग। देखो क्रिटिकल थिंकिंग क्या है? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कहती है कि हमें बच्चों में 21वीं शताब्दी के कौशल विकसित करने हैं, यानी 21st सेंचुरी स्किल्स बच्चों में डेवलप करनी है। कौन सी हैं वो चाहे डिजिटल लिटरेसी हो, चाहे वो क्रिटिकल थिंकिंग हो, क्रिएटिविटी हो, डिसीजन मेकिंग हो, ये सारी चीजें। क्रिटिकल थिंकिंग क्या है? जस्ट मान ना लेना, बच्चों को अपने दिमाग को लगाने देना, लॉजिक को विकसित करना उसके। तो पहला ऑप्शन अगर हम देखें कि आपको ये देखना है कि बच्चा आलोचनात्मक चिंतन उसके अंदर को बढ़ावा दे पा रहे हैं आप या नहीं दे पा रहे हैं, मतलब उसको सोचने पे मजबूर कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, इन शॉर्ट बात ये है, ठीक। तो आपको 325 में 48 जुड़वाने को कहा गया, तो ये तो सिंपल जो आपने सीखा है उसको अप्लाई कर दिया, इसमें कहां आपके चिंतन पे जोर पड़ा। अगर आपको आता है एडिशन तो आप जोड़ देंगे, नहीं तो नहीं। फिर है ये क्लोज एंडेड है, ये मुक्त उत्तर नहीं है, ओपन एंडेड नहीं है। क्लोज एंडेड क्वेश्चन से दूर ले जाकर के हमें ओपन एंडेड क्वेश्चन करने होते हैं अगर हम क्रिटिकल थिंकिंग की बात कर रहे हैं तो। बी ऑप्शन है, इन विच ईयर वॉज द चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट पास्ट, यानी अगर हम बाल विवाह प्रतिबंधन अधिनियम की बात कर रहे हैं तो किस साल आया था, तो जिसको याद होगा वो बता देगा, इसमें कौन सा उसने अपनी रिसर्च थोड़े ना लगाई है कुछ, तो ये भी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। डिफाइन द टर्म रेसिप्रेशन, अगर आप रेसिप्रेशन को डिफाइन करने की बात कर रहे हैं तो अगेन ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, उसको याद होगा तो बता देगा, उसने खुद तो बनाया नहीं है रेस्पिरेशन। डी ऑप्शन है, एनालाइज द वेरियस रीजन ऑफ पॉल्यूशन इन योर सिटी एंड थिंक ऑफ वेरियस मेजर्स टू रिड्यूस द पॉल्यूशन। वैसे भी तीनों ऑप्शन कट चुके थे तो सिर्फ डी ही बचा था, या अभी भी किसी को डाउट था कि और इसको भी चेक कर लें? भाई 3 नहीं थे तो 4th ही होगा, ठीक। तो अपने शहर में प्रदूषण के विभिन्न कारणों का विश्लेषण कीजिए और प्रदूषण करने के विभिन्न उपाय सोचिए। प्रदूषण करने के, प्रदूषण को दूर करने के, रिड्यूस करने के, कम करने के, है ना। ये या तो हमारे टाइपिस्ट जी का कमाल है या फिर आपके सीटेट ने ही, सीबीएसई ने ही गलत दे दिया होगा, दोनों में से एक हो सकता है, ठीक है ना। तो प्रदूषण कम करने के उपाय सोचे बच्चा, और क्या रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से पॉल्यूशन होता है, तो बच्चे को सोचना पड़ेगा। अरे मेरे पिताजी भी अकेले जाते हैं गाड़ी में पॉल्यूशन फैलाते हुए, है ना।